right now and press the bell icon. Never miss an update. आज जो हमारा टॉपिक रहेगा तुगलक वंश में, ठीक है। तुगलक वंश हम यहाँ पर पढ़ रहे थे, आपको पता है लास्ट वीडियो में हमने तुगलक वंश के जो राजा हैं गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में यहाँ पर डिस्कस की थी, ठीक है। तो दो राजा यहाँ पर हमने डिस्कस किए थे, गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हम इसमें आज मोहम्मद बिन तुगलक का जो बचा हुआ है वो पार्ट पूरा करेंगे और उसके बाद हम फिरोज शाह तुगलक के बारे में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं इसको। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था यहाँ पे कि मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में और मोहम्मद बिन तुगलक की जो 4 सफलताएं थी जो हमने पढ़ी थी, जिसमें हमने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, राजधानी परिवर्तन और दुआब में कर वृद्धि, खुरासन और कराचल अभियान तक हमने यहाँ पर पढ़ा था, ठीक है। जो कराचल अभियान है उसके बारे में पढ़ा था। उसके बाद हम देखें जो सर्वाधिक विद्रोह हुए थे वो मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में हुए थे, लगभग 22। कहीं पर संख्या इससे ज़्यादा भी मिल सकती है आपको, ठीक है। तो सर्वाधिक विद्रोह 22 विद्रोह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुए, जिसमें हम जो प्रमुख रहते हैं जो सर्वाधिक पूछा था एग्जाम में वो क्या है, वो है एक तो है तो आपका 1336 ईस्वी का विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में की थी और हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी मिलके, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों को कंपली विजय के बाद बंदी बनाकर दिल्ली लाया था और बाद में दक्षिण भारत की कहते हैं कि उन्होंने मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया था और बाद में दक्षिण भारत में शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए उन्हें दक्षिण भारत भेजा गया था। बाद में 1336 में उन्होंने विद्रोह करने के बाद एक नए साम्राज्य की स्थापना की, जिसे विजयनगर साम्राज्य कहते हैं। विजयनगर साम्राज्य हम पढ़ेंगे, उसमें हम इनके बारे में, विजयनगर साम्राज्य के राजाओं के बारे में पूर्ण रूप से पढ़ेंगे, ठीक है। अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट है वह है आपका 1337 ईस्वी का हसन गंगू द्वारा स्थापित बहमनी साम्राज्य, ठीक। अलाउद्दीन बहमन शाह, जिसको हम हसन गंगू भी कहते हैं, के नाम से जाना जाता है। तो अलाउद्दीन बहमन शाह ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की 1337 ईस्वी में, ये भी दक्षिण में ही था, ठीक है। बहमनी साम्राज्य बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दक्षिण भारत का बहुत इंपॉर्टेंट साम्राज्य है, ये दक्षिण भारत का बहुत इंपॉर्टेंट साम्राज्य है। इसमें पूछा क्या जाएगा आपसे कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई, किसके समय पर हुई थी और हसन गंगू ने कब बहमनी साम्राज्य की स्थापना की, ये आपसे ज़्यादा पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक के समय के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हैं वो हैं आपके अकाल संहिता। अकाल संहिता जो तैयार करवाई सर्वप्रथम मोहम्मद बिन तुगलक ने ही करवाई थी, ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अकाल संहिता अपने वहाँ पर एक लागू करवाई और उस अकाल संहिता के द्वारा कृषकों को कृषि के ऋण प्रदान किए गए। जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी वहाँ पर कृषकों को कृषि ऋण भी प्रदान किए गए, ठीक है। देखिए इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद आता है आपका अगला, कृषि विभाग के लिए ही मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया विभाग बनाया जिसको हम बोलते हैं अमीर कोही विभाग। यह विभाग जो था वह क्या बनाया गया, अमीर कोही विभाग, दीवान अमीर कोही इसको कहा जाता था उस समय। और यह कृषि विभाग बनाया गया था। इसके द्वारा किसानों को अधिक फसल उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था, ठीक है, अमीर कोही द्वारा। तो दीवान अमीर कोही बहुत बार पूछा गया है किसके द्वारा बनाया गया विभाग था। इसके समय में केवल एक मंगोल आक्रमण हुआ था बस, ठीक है। बहुत सारे विद्रोह इसके समय में हुए, इसका अधिकांश समय तो विद्रोह को दबाने में रह गया था, ठीक है। बहुत विद्रोह हुए। तो एक विद्रोह होता है गुजरात का, इसका गुजरात का था तगी का विद्रोह, ठीक है। गुजरात में तगी का एक विद्रोह हुआ, इसका जो अंतिम विद्रोह था इसके जीवन काल का और इसके समय का। तो तगी जो था एक जूता बनाने वाला एक मुस्लिम दास था और उसने गुजरात में क्या किया था, विद्रोह कर दिया। उसको दबाने के लिए स्वयं मोहम्मद बिन तुगलक गया और मोहम्मद बिन तुगलक उसको गया तो उसको हराने के बाद जब वो दक्षिण की तरफ जा रहा था तो थट्टा एक जगह, थट्टा के निकट 20 मार्च सन 1351 को मोहम्मद बिन तुगलक की ज्वर से मृत्यु हो गई। उसकी तबीयत खराब हो गई और ज्वर से उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो उसके बारे में कहा जाता है, यानी कि जो बदायूं था उसने लिखा था कि राजा को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिल गई, क्योंकि उसको सन की पागल रक्त पिपासु बादशाह कहा गया है। और मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में
जो 1333 में इब्न बतूता आया था, उसने किताब लिखी है रेहला। ठीक है, मैं लास्ट टाइम पर आपको बताना रह गया था, रेहला बुक जो है इब्न बतूता ने लिखी है, जो उसका यात्रा वृत्तांत है, जिसमें हमको उसके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, जो हमें जानकारी मिलती है उसके समय के बारे में, मोहम्मद बिन तुगलक के समय के बारे में। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक का जो कार्यकाल हमने पढ़ा, अगला जो राजा बैठता है ये है आपका फिरोज शाह तुगलक। तुगलक वंश के 90% क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। 90% सिर्फ और सिर्फ तुगलक वंश, अकेला जो राजा है वह है फिरोज शाह तुगलक। बहुत बहुत ज़्यादा काम है इसके समय में, बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट राजा है, क्योंकि 90% जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे कवर करता है अकेला। तो अकेला है वह फिरोज शाह तुगलक, इसको कवर करता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सन 1351 में गद्दी पर बैठता है फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, दो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों ने बहुत अच्छे कार्य किए थे, उनके लिए जाने जाते हैं। तो फिरोज शाह तुगलक 1351 में गद्दी पर बैठा और 1388 तक गद्दी पर रहा। इसका जो मूल नाम था वो था आपका कमालुद्दीन फिरोज, इसको कहा जाता है। कमालुद्दीन फिरोज नाम इसका मूल नाम है। हेनरी इलियट, इसे जो हेनरी इलियट है इतिहासकार, इन्होंने इसको सल्तनत युग का अकबर कहा है। सल्तनत युग का अकबर क्यों कहा है? इसके द्वारा किए गए कुछ सामाजिक अच्छे कार्यों के लिए इसको सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है। बहुत फेमस है ये। ठीक है, बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक जो है वो 1351 में गद्दी पर बैठा। तो मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था ये, क्योंकि ये गयासुद्दीन तुगलक के छोटा भाई का बेटा था। ठीक है, छोटे भाई का बेटा था, गयासुद्दीन तुगलक के छोटे भाई का बेटा। ठीक है, जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई, तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद ठट्टा में ही, क्योंकि विद्रोह बहुत ज़्यादा हो रहे थे उसकी मृत्यु के बाद, तो वैसे विद्रोह ज़्यादा हो गए, तो ठट्टा में ही उसका पहला राज्याभिषेक किया गया। और उसके बाद ठट्टा में राज्याभिषेक हुआ मार्च में, और अगस्त में दूसरा राज्याभिषेक इसका दिल्ली में हुआ। 2 बार राज्याभिषेक हुआ था फिरोज शाह तुगलक का। ठीक है, चल, फिरोज शाह तुगलक ने भी जो अपना समय रखा, तो उसने हमेशा ही, फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था कि जन कल्याण को अपना आदर्श बनाया। उसने जन कल्याण को अपने सबसे प्रमुख आदर्श बनाया, और उसने बहुत सारे सुधार यहाँ पर अपने शासनकाल में किए। उसने सबसे पहला, देखो अब इसमें सुधार की हम बात करेंगे, इसके जो सारे सुधार है वो हम पहले पढ़ेंगे, क्योंकि अपने सुधारों के लिए ही जाना आता है। फिरोज शाह तुगलक जो है वह अपने सुधारों के लिए जाना आता है, इसलिए हम उसके सुधारों की यहाँ पर बात करेंगे। उसने हमेशा ही सुधारों को ही अपना प्रमुखता से, जो सुधार थे उनको अपना ही प्रमुख आदर्श बनाया। ठीक है, उसने क्या किया था कि मोहम्मद बिन तुगलक जो थी, मोहम्मद बिन तुगलक की जो धार्मिक नीतियाँ थी, उसके कारण उलेमा, अमीर वर्ग सब असंतुष्ट थे। तो फिरोज शाह तुगलक के समक्ष सबसे बड़ी समस्या आर्थिक संकट की भी थी। ऐसी स्थिति में उसने अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक सुधार किए, जो दिल्ली राज्य या दिल्ली सल्तनत की अधीनता से मुक्त हो गए थे, उन्हें अधीनता में लाने का प्रयास किया। इसके अलावा जनसाधारण को, जनता को भी अपने पक्ष में लाने का प्रयास किया, क्योंकि जनता वैसे ही पागल समझती थी उसको, मोहम्मद बिन तुगलक को, उससे बहुत परेशान थी। तो उन सब के लिए जन कल्याण की भावना वो लेके आया था। बहुत शांत किस्म का राजा था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने सबसे पहले क्या किया, सभी ऋणों को माफ़ कर दिया उसने। मतलब उसने जो था, कई ऋण जो थे जितने भी ऋण उस समय लगाए गए थे, अत्यधिक ऋण जो बढ़ाए गए थे या ऋण लगाए गए थे उस समय दुआब में, उन सबको समाप्त किया और ऋण पंजिकाएं नष्ट करवा दी। ऋण पंजिकाएं नष्ट करा दी, जगह जगह पर जितनी ऋण पंजिकाएं थी नष्ट करा दी, और अपने जेब से उन ऋण पंजिकाएं जितने भी आपका मतलब दिया गया था उधार में, वो सब अपने जेब से भरे इसने, मतलब सारी ऋण पंजिकाएं नष्ट करवा दी। ठीक है, पहले काम तो उसने सबसे अच्छा ये किया। उसके समय में जो कहा जाता है, जो तुगलक वंश, इसने क्या किया, एक तो वजीरों को अपनी तरफ मिलाने की बहुत कोशिश की, क्योंकि वजीर बहुत, मैंने आपको बताया था, बहुत ज़्यादा क्या थे, असंतुष्ट थे। तो वजीरों को अपनी तरफ मिलाया, और इस तरह से तुगलक वंश का काल वजारत का काल कहा जाता है। ये आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ, जो इसमें इंपॉर्टेंट मैं बताऊँगा आपको, मान के चलिए कि किसी ना किसी एग्जाम में जरूर आया है। ठीक है, तो जो वजारत का काल कहा जाता है, आपका तुगलक वंश, संपूर्ण तुगलक वंश को वजारत का काल कहते हैं। तो इसका एक वजीर जो है खाने जहाँ तेलंगानी, ठीक है, ये बहुत फेमस वजीर है। खाने जहाँ तेलंगानी, तेलंगाना का एक ब्राह्मण था जिसने बाद में मुस्लिम धर्म अपना लिया था। खाने जहाँ तेलंगानी को ही इसके संपूर्ण जितना श्रेय दिया जाता है। इसके समय के जितने भी, चाहे आपका आर्थिक वृद्धि हो
चाहे सामाजिक वृद्धि हो, जितना भी मतलब इसकी वृद्धि का श्रेय, ठीक है, वो सब का सब खान जहाँ तेलंगानी नामक एक व्यक्ति को दिया जाता है, जिसको मलिक मकबूल भी कहा जाता है, क्योंकि वो ब्राह्मण धर्म का था, बाद में उसने मुस्लिम धर्म में अपना लिया था, तेलंगाना से उसको प्राप्त किया था, तो उसकी आय वृद्धि का श्रेय इसी को दिया जाता है, वजीर को। ठीक है, अगला हम पढ़ेंगे यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक के बाद क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक तो रक्तपिपासु और पागल बादशाह कहा गया है, फिरोज शाह तुगलक ने रक्तपात और यातनाओं पर निषेध कर दिया। उसने फिरोज शाह तुगलक ने राजद्रोह के लिए गंभीर दंडों की व्यवस्था का अंत कर दिया। जो शरीयत में उल्लिखित नहीं था उसको सब अंत कर दिया, जो शरीयत में थे वो तो ठीक है, जो शरीयत में नहीं थे उनका भी अंत कर दिया गया। ठीक है, जियाउद्दीन बर्नी ने यहाँ तक लिखा है कि सबसे बड़ा कारण जिसने फिरोज शाह के शासन में स्थिरता को योगदान प्रदान किया था वह मृत्युदंड का निषेध था। मतलब उसने मृत्युदंड तक क्या कर दिया था, माफ़ कर दिया था। तो रक्तपात यातनाओं पर निषेध किया उसने सबसे पहले। 24 कष्टदायक करों को समाप्ति कर दी, केवल 4 प्रकार के कर लगाए, 4 प्रकार के कर लगाए, बाकी 24 प्रकार के जितने भी टैक्सेस वो समाप्त कर दिए। अब 4 प्रकार के कर कौन कौन से लगाए इसने, वो थे जजिया, जकात, खुम्स और खिराज। ये 4 प्रकार के टैक्स जो पहले से चले आते उन्हीं को रखा, बाकी सारे 24 प्रकार के कष्टदायक करों को समाप्त कर दिया गया। अब इसमें बात करते हैं हम इन करों के बारे में। तो बात करते हैं पहले जजिया। जजिया जो था वो गैर मुसलमानों से लिया जाता था। उसमें अभी तक मतलब फिरोज शाह तुगलक से पहले तक कौन कौन आते थे, जो गैर मुस्लिम आते थे। गैर मुस्लिम में इन चीज़ों को छोड़कर कौन कौन किस चीज़ पर नहीं लगता था, एक ब्राह्मण पर नहीं लगता था, स्त्री पर नहीं लगता था, बच्चे पर नहीं लगता था, विक्षिप्त तथा अपाहिज व्यक्तियों पर नहीं लगता था। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने सबसे पहले ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। इसने ब्राह्मणों से भी जजिया उठाया। पहले ही क्या था कि ब्राह्मण, बच्चे, स्त्री और विक्षिप्त और अपाहिज लोगों से यह नहीं लिया जाता था। लिया तो बहुत पहले से लिया जा रहा है, ठीक है, लेकिन ब्राह्मणों से भी जो जजिया लगाया सबसे पहले वो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इस प्रकार से जजिया जो लिया जाता था वो गैर मुसलमानों से लिया जाता था। ठीक, तो ये पहला मुसलमान है दिल्ली सल्तनत का जिसने जजिया कर ब्राह्मणों से उगाया था। अब आते हैं जकात कर में। जकात मुसलमानों की संपत्ति पर लिया जाने वाला कर था जो कुल संपत्ति का 2.5% था। कितना था, 2.5%। खिराज एक भूमि कर था जो 1/3 लिया जाता था। ठीक है, मतलब खिराज जो था भूमि कर था, भूमि के उपज का 1/3 था। जो टोटल भूमि का उपज होती थी उसका 1/3 भाग लिया जाता था। और एक था आपका खिराज खुम्स। ठीक है, अब आता है आपका खुम्स। मैंने आपको बताया, खुम्स जो था लूट का, युद्ध में प्राप्त लूट का सामान था और यह 1/5 भाग लिया जाता था। बाकी 4/5 भाग किसके लिए छोड़ दिया जाता था, सैनिकों के लिए छोड़ दिया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसका उल्टा किया और इसने 1/5 भाग ही लिया। ठीक है, तो इसने 1/5 भाग लिया, उन्होंने ज़्यादा लिया था इसके पहले वाले शासकों ने, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक और जो तुगलक थे और अलाउद्दीन खिलजी ने उन्होंने ज़्यादा लिया, बाकी इसने कम लिया। इसके अलावा इसने सिंचाई टैक्स भी लिया। इसने नया टैक्स लगाया, वो था आपका हब्बे सर्ब। बहुत पूछा था, इंपॉर्टेंट है मोस्ट। हब्बे सर्ब टैक्स लगाया जो सिंचाई में भूमि का 10% होता था। ठीक है, तो यहाँ पर कृषि उपज का जो उपज होती थी उसका 10% ये लेते थे सिंचाई के रूप में। क्योंकि आपको पता है गियासुद्दीन तुगलक पहला ऐसा शासक था जिसने नहरें खुदवाई और इसने उन नहरों का बहुत तेज़ी से विस्तार किया। बहुत ज़्यादा नहरें लंबी बनाई इसने और ज़्यादा नहरें खुदवाई। तो उन नहरों से जो पानी लेता था उसके लिए सिंचाई टैक्स लगाया जाता था, हब्बे सर्ब। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने जागीरदारी प्रथा को पुनः प्रारंभ किया। जागीरदारी प्रथा में इसने पुनः इसको प्रारंभ किया। सैनिकों, सेनापतियों तथा असैनिक पदाधिकारियों को जागीर के रूप में वेतन देने की प्रथा शुरू करी। सैनिकों के पदों को वंशानुगत बनाकर उसकी योग्यता की जांच करने की प्रथा को समाप्त कर दिया। तो इस प्रकार से क्या किया इसने जागीरदारी प्रथा प्रारंभ की। उसी जागीरदारी प्रथा में इसने क्या किया, क्योंकि एक नई प्रथा इसने शुरू करी जिसको बोलते इतलाक प्रथा। इतलाक प्रथा जो थी उस प्रथा को शुभारंभ इसने सबसे पहले किया, किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। तो इतलाक नामा एक प्रकार की ऐसी हुंडी होती थी। मतलब इसमें क्या होता था कि इतलाक नामा में क्या होता था कि जिसकी सहायता से सैनिक राजस्व अधिकारियों से वेतन प्राप्त करते थे। इतलाक नामा मतलब नियुक्ति पत्र टाइप का था एक। ये क्या करते थे, इतलाक नामा जब कोई सैनिक लगान वसूल कर रहे अधिकारियों के पास जाता था तो उसे 50% लगान मिलता था।
शेष 50% सरकारी खर्चों के लिए छोड़ दिया जाता था। तो इतलाकनामा बाद में इसका बहुत ज़्यादा दुरुपयोग हुआ। इतलाकनामा को सैनिकों ने दलालों को 20% 30% तो बेच दिया, जिससे भ्रष्टाचार हुआ, बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार फैला। इसीलिए मध्यकालीन भारत में सबसे भ्रष्ट शासक जो है वह फिरोज शाह तुगलक का रहा। सबसे भ्रष्ट शासन फिरोज शाह तुगलक का रहा। मध्यकालीन भारत में सबसे भ्रष्ट शासन जो रहा वो किसका रहा? फिरोज शाह तुगलक का रहा था। ठीक है। तो अच्छा, इसने एक और नई चीज़ बनाई। इसने क्या बनाया कि जो खुतबे होते थे, खुतबे पढ़े जाते थे ना, एक मतलब कोई भी राजा बनता था तो उसके नाम के खुतबे पढ़ते थे, उसमें खलीफा का नाम अंकित होता था। ठीक है, मतलब एक प्रशस्ति पत्र टाइप का होता था लंबा, उसको पढ़ा जाता था। तो खुतबे में इसने क्या करा, नई चीज़ ऐड करी। इसने खुतबों में पहले क्या होता था कि केवल शासक और सुल्तान का नाम ही उल्लेख किया जाता था, किंतु इसने नई प्रथा चलाई। इसने करा कि पूर्व के सुल्तानों का नाम अंकित, पूर्व के सुल्तानों का नाम अंकित कराया इसने ऐबक को छोड़ के सभी का नाम अंकित कराया। ये इंपॉर्टेंट है, ऐबक को छोड़ा इसने। जैसे मतलब अगर मैं आपको बताऊं, ऐबक के बाद कौन बैठा? इल्तुतमिश, उसको इसने, उसका नाम रहा। नसरुद्दीन महमूद का नाम रहा, और उसके अलावा मोहम्मद गौरी का नाम रहा, गयासुद्दीन बलबन का नाम रहा, गयासुद्दीन तुगलक का नाम रहा, जलालुद्दीन फिरोज का नाम, सबका नाम इसने यहाँ पर अंकित कराया था। कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम इसने अंकित नहीं कराया था उसमें। तो बाकी खुतबे इसने पूर्व सुल्तानों के नाम भी अंकित कराए। नई प्रथा जोड़ी इसने। पहले खुतबे पढ़े जाते थे सिर्फ राजा के नाम पर, जो राजा बनेगा। तो इसने क्या करा, राजा के अलावा पूर्व राजाओं के नाम भी खुतबों में पढ़ाया गया। ठीक है। इसके अलावा इसके पास बहुत से दास थे, लगभग 1,80,000 दास थे। बहुत आप ये संख्या पूछी गई है। 1,80,000 दास इसके पास थे। दासों का ये बहुत शौकीन था, बहुत प्रेम करता था दासों के साथ। तो इसने एक नए विभाग की स्थापना की, जिसको दीवाने बंदगान, बंदगान मतलब दास होता है। ठीक है, तो दीवाने बंदगान नामक एक नए विभाग की स्थापना उसने की थी दासों के लिए। ठीक है, क्योंकि दीवाने बंदगान नाम की जो स्थापना हुई थी, तो इसने दासों के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगाया। सबसे पहले दासों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया इसने। ठीक है, तो दासों को ये वेतन देता था। ठीक है, 10 से 100% तक जो वेतन था वो यह अपने दासों को देता था। ठीक है, दिल्ली में इसने रोजगार दफ्तर खुलवाए। ठीक है, दिल्ली में इसने क्या खुलवाए? रोजगार दफ्तर खुलवाए। रोजगार दफ्तर इसने खुलवाए और लोगों को, बेरोजगारों को इसमें इसने क्या कहते हैं, पंजीकृत किया। पंजीकृत करने के बाद आवश्यकता अनुसार उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया। यानी कि दिल्ली सल्तनत में रोजगार दफ्तर खोलने वाला, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस अगर मैं कहूँ तो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस खोलने वाला जो व्यक्ति है वो कौन है? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने क्या करा? दिल्ली में रोजगार दफ्तर खोले थे। अब उस समय तो ऐसा था नहीं कुछ कि अगर रोजगार, आजकल तो क्या है कि रोजगार कैसे मिलता है भाई, आज को कोई ऑफिस में काम कर रहा है, कोई कंप्यूटर में काम कर रहा है ना, कोई मतलब अलग अलग प्रकार के जगह पे काम कर रहा है। उस समय तो कुछ भी नहीं था ये चीज़। तो ये क्या होता था, तो आगे हम बताऊंगा आपको कि कहाँ पर इसने ये रोजगार में लोगों को लगाया था। ठीक है, तो इसके अलावा इसने क्या किया? दीवाने खैरात नामक एक दान विभाग की स्थापना की। दीवाने खैरात दान विभाग की स्थापना की। इस दान विभाग के द्वारा अनाथों, विधवाओं और गरीबों के भरण पोषण का कार्य और देखभाल किया जाता था। दीवाने खैरात के अंदर एक विवाह विभाग भी इसने बनाया, जो सिर्फ मुस्लिम लड़कियों का विवाह करवाता था। ये विवाह विभाग जो था, इसमें केवल मुस्लिम लड़कियों की, गरीब मुस्लिम लड़कियों का विवाह कराया था। उनका विवाह करने पर जो खर्चा होता था या जो दहेज वगैरह होता था वो सब दीवाने खैरात से दिया जाता था। ठीक है, तो ये सिर्फ मुस्लिम लड़कियों, ये याद रखना, विवाह विभाग सिर्फ मुस्लिमों के लिए था, बाकी और किसी के लिए नहीं था। इसके बाद इसने एक और विभाग की स्थापना की, जिसको दीवान ए इस्तिहाक यानी कि पेंशन विभाग। ठीक है, ये सब पूछे गए हैं, मैं बता रहा हूँ, जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ जिसने जो काम किए सब आए हुए हैं एग्जाम में, एक भी आपको छोड़ना नहीं है, सब याद रखने हैं। तो दीवान ए इस्तिहाक पेंशन विभाग, इसकी स्थापना भी सुल्तान ने की, फिरोज शाह तुगलक ने। और इस विभाग की स्थापना निर्धनों और वृद्धों की सामाजिक सुरक्षा हेतु किया गया। यानी कि गरीब लोगों को और जो वृद्ध लोग थे या जो वृद्ध सैनिक थे उनको पेंशन देने का काम या उनकी सहायता करना इसका काम था। एक था दारुल सफ़ा यानी कि खैराती अस्पताल या दवाखाना भी इसको कह सकते हो आप। ठीक है, तो खैराती अस्पताल इसने खोला, दारुल सफ़ा। तो यहाँ पर रोगियों को निःशुल्क चिकित्सा भोजन की उत्तम व्यवस्था दी जाती थी। ठीक है, तो इस प्रकार से इसने यह देखो कितने इसने एक हिसाब से देखा जाए बहुत ज़्यादा सामाजिक
भलाई के लिए सामाजिक कार्य किए हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा सामाजिक कार्य किए हैं। तो इस प्रकार से तो ये बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये फिरोज शाह तुगलक 90% जो होता है हमारे जो क्वेश्चन होते हैं तुगलक वंश के 90% को यही कवर करता है, ठीक है, तो 90% को कवर कर लेता है ये अकेले। अब हम बात करते हैं आगे। इसने PWD यानी कि लोक निर्माण विभाग की स्थापना की। PWD की स्थापना भी दिल्ली में करने वाला कौन था, एकमात्र शासक, वो था आपका फिरोज शाह तुगलक। PWD की स्थापना करता है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। मैंने आपको अभी इससे पहले बताया था कि इसने क्या रोजगार दफ्तर खोला था। अब रोजगार दफ्तर खोला है तो उनको कहीं ना कहीं काम तो देना है, तो इसने पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट यानी कि PWD की स्थापना की। इसने 300 नए नगर बनाए, 1200 बाग लगवाए, ठीक है, जिसमें हिसार नए नवीन नगरों में आता है आपका हिसार, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजाबाद, फिरोज शाह, कोटला, दिल्ली, ये सब आपके किसने बनाए, बहुत सब ना 300 नगर इसने बनाए लगभग लगभग। भाई एक बात बताओ, जब आपका यहाँ पर रोजगार दफ्तर है, रोजगार देना है, तो उस समय का जो कार्य था इंसानों का एक ही कार्य होता था, या तो आपका भवन निर्माण कार्य, ठीक है, नहरें खुदवाना, या आपका बाग बगीचे लगवाना, ठीक है, या पेड़ पौधों की रखवाली करना, तो इस प्रकार से, या फिर आपका भूमि पर कार्य कराना, तो यही उस समय के रोजगार होते थे। तो रोजगार अगर कहीं देगा तो कहाँ देगा, तो इसलिए इसे क्या करता, भवनों का निर्माण किया इसने। बहुत से भवनों का इसने क्या करा, जो पुराने जर्जर हो चुके भवनों का जीर्णोद्धार भी किया, जिसमें कुतुब मीनार भी एक है। कुतुब मीनार के जो आखिरी जो मंजिलें हैं, ठीक है, जो चौथी पांचवी मंजिल है, उनका भी इसने क्या करा था, निर्माण वगैरह, या फिर उसका रेस्टोरेशन अगर हम कहें तो उसका जीर्णोद्धार करवाया था, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत से इसने कार्य करवाए। भाई उस समय के लोगों को रोजगार देना था, तो रोजगार देने के लिए इसने क्या करा, इन चीज़ों को चुना और 300 नए नगर बसाए, बहुत से नगर इसने बसाए, बहुत से बाग इसने लगाए, किले बनवाए, जगह जगह दुर्गों का निर्माण किया, रोजगार मिल सके, ठीक है। तो इस प्रकार से इसके अलावा देखो, मैंने आपको बताया अभी, कुतुब मीनार, पुरानी दिल्ली की जामा मस्जिद, अलाई दरवाज़ा आदि, इन सब की मरम्मत इसने करवाई, इन सब की मरम्मत करवाई थी इसने, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब इसके बाद फिरोज शाह ने ताश घड़ियाल, फिरोज शाह तुगलक ने ताश घड़ियाल या जल घड़ी का आविष्कार भी किया, और इसको इसने दिल्ली में भी लगाया, फिरोज शाह कोटला, या आपका हौज खास आपने सुना होगा, दिल्ली में बहुत बार फेमस नाम है हौज खास। तो हौज खास वगैरह में इसने ये घड़ी ताश घड़ियाल का जो वहाँ पर लगाया हुआ था, ठीक है। फिरोज शाह जो मतलब फिरोज शाह तुगलक है, उसने अशोक के 2 स्तंभ यानी कि 2 अशोक के शिलालेख, एक था आपका टोपरा में, जो टोपरा आपका कहाँ पर है, पंजाब में स्थित है, और एक था मेरठ में। इन दोनों को लाकर दिल्ली में स्थापित किए, दिल्ली में अपने महल के पास लगाए, ठीक है। इसके एक आत्मकथा है जिसका नाम है फुतुहात ए फिरोज शाही। फुतुहात ए फिरोज शाही की स्थापना स्वयं फिरोज शाह तुगलक ने की है। इसके समय में सर्वाधिक संस्कृत पुस्तकों का फारसी में अनुवाद हुआ। संस्कृत पुस्तकों का फारसी में सर्वाधिक अनुवाद जो हुआ है वो फिरोज शाह के काल में हुआ। कहते हैं कि जब इसने जो ज्वाला देवी मंदिर है हिमाचल का, तो वहाँ पर हमला करने के दौरान इसको वहाँ से 400-500 पुस्तकें मिली संस्कृत की, जिसका इन्होंने फारसी में अपने वहाँ पर अनुवाद कराया था। तो सर्वाधिक अनुवाद जो हुआ है संस्कृत में पुस्तकों का उस समय दिल्ली सल्तनत में, वो एकमात्र राजा है फिरोज शाह तुगलक के समय में सर्वाधिक हुआ है, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो इसने कार्य किए, तो फिरोज शाह ने अपने शासन के समय में कुछ सिक्के और भी चलाए, ठीक है। काफ़ी सिक्के उसने यहाँ पर चलाए थे, जिनमें प्रमुख है आपका ससगनी नामक सिक्का। ससगनी नामक सिक्का चांदी का था, ये इसने चलाया था। और अद्धा और बिख नाम का चांदी का और सिक्का इसने तांबे का था। अद्धा अद्धा मतलब होता है 1/2, आधा। बिख मतलब होता है 1/4, 1/4, ठीक है, 1/2 आधा। ये अद्धा तांबे का था, बिख चांदी का था, ये इसने चलाया था, ऐसा माना जाता है। ससगनी नामक सिक्का भी इसने फिरोज शाह तुगलक ने अपने वहाँ पर चलाया था। सर्वप्रथम मुस्लिम स्त्रियों को दिल्ली के बाहर स्थित मज़ारों पर जाने पर भी रोक इसने लगा दी, क्योंकि धर्मांध था। मतलब अगर हम कहें धर्म के मामले में कितना धर्मांध था, धर्म के मामले में यह सिकंदर लोदी और जो औरंगजेब है आगे आएंगे उनके बराबर का है, ठीक है। तो ये धर्मांध था बिल्कुल इस मामले में। और कहते हैं कि यह अपने आप को जो बुत शिकन कहलाना पसंद करता था। मतलब जो महमूद गजनवी को हम बुत शिकन कहते हैं ना, बुत शिकन मतलब मूर्तियों का भंजक, मूर्ति को तोड़ने वाला, तो उस तरह से ये भी अपना बुत शिकन कहलाना पसंद करता था। तो इसलिए इसने बहुत ज़्यादा कट्टर था ये। धार्मिक नीति के मामले में तो सिकंदर लोदी और औरंगजेब के अग्रगामी था ये, ठीक है। इसने स्वयं को खलीफा का नायब घोषित किया, और स्वयं को खलीफा का नायब घोषित करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक है, ठीक। और उसने क्या किया था कि
फिरोज तुगलक ने मतलब ये जो हिंदू थे, हिंदू को जिम्मी कहता था, जिम्मी, बहुत ज़्यादा। और बुत शिकन मूर्ति भंजक कहलाना अपने आप को पसंद करता था। इसने बहुत से मंदिरों को नष्ट किया और जो मंदिर बन रहे थे उनका कार्य रोक दिया। ठीक है, ज्वाला मंदिर को भी इसने नष्ट किया था। कहते हैं ज्वाला देवी मंदिर है, ज्वालामुखी मंदिर है, ज्वाला देवी मंदिर है कांगड़ा में, उसको भी इसने नष्ट किया। तो इस प्रकार से इसने बहुत ज़्यादा ये धर्म के मामले में, धार्मिक नीति जो थी इसकी बहुत कट्टर था ये धर्म के मामले में। ठीक है, चलिए। ठीक है, तो स्वयं को खलीफा का नायब कहा और धर्म के मामले में वो सिकंदर लोधी और औरंगजेब का क्या था, अग्रगामी था, मतलब उनके बराबर था। जैसे औरंगजेब और सिकंदर लोधी हम आगे पढ़ेंगे। उसने बंगाल पर 2 बार आक्रमण किया। एक तो 1353 में किया बंगाल पर आक्रमण उसने, और एक किया 1359 में। ठीक है, तो 2 बार उसने बंगाल पर आक्रमण किया, दोनों बार बंगाल को, जो बंगाल अभियान होता था उसका। तो इस प्रकार से 2 बार इसने यहाँ पर हमला किया था। वापस लौटते वक्त जब ये बंगाल से वापस लौटा था, उसने एक जौनपुर नगर की स्थापना की थी। जौनपुर, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, जौनपुर नगर की स्थापना इसने, जौनपुर का नाम जौनपुर क्यों रखा एक्चुअल में, जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसका नाम था जौना खां। तो जौना खां था, तो इसलिए जौना खां के नाम पे जौनपुर रखा था इसने। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के अपने चचेरे भाई के नाम पर इसने जौनपुर नाम रखा। जौनपुर को बाद में, ठीक है, बाद में जौनपुर जो था उसमें सरकी शासकों ने शासन किया। इसको पूर्व का सिराज कहते हैं। जौनपुर को क्या कहते हैं, पूर्व का सिराज कहते हैं। और जो सिराज है, सिराज जो एक ये सिराज जो एक नगर है, जो एक ऐसा नगर है, भव्य नगर है, ईरान का एक भव्य नगर है। ठीक है, उस समय था, मतलब ईरान का भव्य नगर था, तो उसको पूर्व का सिराज कहा जाता है। और जौनपुर जो बहुत बार पूछा जाएगा आपसे, बसाया था फिरोज शाह तुगलक ने। किसकी याद में बसाया था, अपने भाई यानी कि जौना खां यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक की याद में बसाया गया था। और जब बंगाल विजय के बाद जब लौटा तो इसने जौना खां के नाम से जौनपुर नगर की स्थापना की थी। ठीक है, इसके बाद 21 सितंबर उसके बाद जो, मतलब मृत्यु से पहले, सॉरी, उड़ीसा में इसने 1360 को जीता, नागरकोट में 1365 में जीता, ठट्टा में 1365 में इसने विजय हासिल की। 21 सितंबर 1388 ईस्वी को फिरोज शाह की मृत्यु हो जाती है। अब जब इसकी मृत्यु होती है तो दिक्कत आती है इसके बाद के जो इसके अंतिम समय में प्रॉब्लम आती है कि इसका उत्तराधिकारी कौन होगा। ठीक है, तो इसने फिरोज शाह तुगलक ने अपने ज्येष्ठ पुत्र फतेह खां को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, लेकिन उसकी मृत्यु इसके समय रहते ही हो गई, मतलब इसके साथ ही, यानी 1374 में उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इसने अंत में अपने तीसरे पुत्र मोहम्मद खां को अपना उत्तराधिकारी चुना। ठीक है, इस प्रकार से तो इसकी जो उसके बाद में, क्योंकि ये भी इसका जो मोहम्मद खां होता है तीसरा पुत्र, वो भी जो होता है इसके कोई काम नहीं आता, यानी कि वो विलासी प्रवृत्ति का होता है। तो इसलिए इसने ज्येष्ठ पुत्र फतेह खां, जो फिरोज शाह तुगलक ने अपने ज्येष्ठ पुत्र फतेह खां का पुत्र होता है, जो जिसका नाम होता है तुगलक शाह, ठीक है, जिसको हम गयासुद्दीन तुगलक शाह सेकंड कहेंगे, तो तुगलक शाह को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करता है। और 21 सितंबर 1388 को फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक ने जितने भी यहाँ पर कार्य किए हैं, चाहे उसने आपका ऋणों में कमी की, टैक्स कम किए, ठीक है, उसके लिए वो जाना जाता है। इसके अलावा उसने बहुत से नए दासों के विक्रय पर रोक लगाई, दासों के लिए कार्य किया। उसने खैराती अस्पताल खोले, दवाखाना खोला, लोक निर्माण विभाग की स्थापना की, लोगों को उसने रोजगार दिया। उसने बहुत सामाजिक कार्य, इतने सामाजिक कार्य किए जो सबसे ज़्यादा वो माना जाता है, और इसलिए उसको ज़्यादा पूछते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से फिरोज शाह तुगलक ने बहुत सारा कार्य यहाँ पर किया। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक के बाद जो राजा हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो मैं नहीं कहूँगा इसमें जो अंतिम राजा है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिरोज शाह के बाद गयासुद्दीन तुगलक सेकंड गद्दी पर बैठता है। गयासुद्दीन तुगलक जो था वो गद्दी पर बैठा, और गद्दी पर बैठने के उपरांत गयासुद्दीन ने अपने चाचा नसरुद्दीन के विरुद्ध सैन्य अभियान छेड़ दिया, परंतु वह सफल नहीं हो पाया। ठीक है, तो वह पूरी तरह से अपने दासों के नियंत्रण में था उस समय। ठीक है, तुगलक शाह और रुकनुद्दीन जुंदा के नेतृत्व में दासों ने उसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया। तुगलक शाह भाग गया और बाद में बंदी बनाकर उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद गद्दी पर बैठता है अबू बकर 1389 से 90 में इसमें गद्दी पर बैठता है।
गयासुद्दीन के बाद जो अबू बकर गद्दी पर बैठा तो उस समय राजनीतिक षड्यंत्र में कुचक्र को दबाने में व्यतीत इसका सारा समय निकल गया। तो इसलिए अबू बकर और मोहम्मद शाह के बीच सत्ता के लिए संघर्ष प्रारंभ हो गया। मोहम्मद शाह की सहायता से सुल्तान समाना लाहौर और हिसार के हांसी के इक़्तिदार जो थे वो सब इसकी सहायता कर रहे थे मोहम्मद शाह का। तो इसलिए दिल्ली के कोतवाल भी मोहम्मद शाह से मिल गए और अंत में 1390 ईस्वी में अबू बकर को हटा दिया गया और 90 में गद्दी पर बैठा नसरुद्दीन मोहम्मद शाह। ठीक है नसरुद्दीन मोहम्मद शाह गद्दी पर बैठा और गद्दी पर बैठते ही सर्वप्रथम उसने अबू बकर और उसके साथियों का वध कर दिया। अबू बकर जो था उसे बाद में मार दिया गया, मतलब उसने आत्मसमर्पण कर दिया था। इसके बाद 1394 में इसकी मृत्यु होती है। ठीक है 1394 में इसकी मृत्यु हुई। तो उसके बाद अलाउद्दीन सिकंदर शाह 1394 में गद्दी पर बैठा और यह सिर्फ मात्र 1394 में गद्दी पर बैठा और उसी समय इसके 16 दिन तक ही, केवल 16 दिन तक इसने शासन किया, केवल 16 दिन तक इसने शासन किया और उसके बाद इसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु हुई तो उसके बाद नसरुद्दीन महमूद गद्दी पर बैठा जो तुगलक वंश का अंतिम शासक था और यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट क्यों है देखते हैं तो तुगलक वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद 1394 में गद्दी पर बैठा। ठीक है तो इसने जो मलिक उस सर्क था उसको पूर्व का स्वामी की उपाधि दी जो इसका वजीर था और उसे जौनपुर का प्रमुख बना दिया और इसी के समय में जौनपुर में सरगी वंश के नाम से नए शासन राजवंश की स्थापना हुई और उसने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। कहते हैं कि इसका जो शासन था वो दिल्ली के पालम तक फैला हुआ था, दिल्ली से पालम तक मतलब 2-3 किलोमीटर तक इसका शासन फैला हुआ था। तो नसरुद्दीन महमूद दिल्ली का शासक था और नुसरत जो था इसका एक शासक था नुसरत शाह फिरोजाबाद का शासन उस समय था। ठीक है तो इस प्रकार से इन दोनों के आपस में युद्ध होने संभावना थी। तो यहाँ पर 1398 में उसी समय तैमूर ने हमला कर दिया। तैमूर जो था तैमूर लंग हम जिसको बोलते हैं। ठीक है तो तैमूर ने यहाँ पर हमला किया मार्च 1398 ईस्वी में। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया। तैमूर लंग के बारे में बताता हूँ आपको मैं। तैमूर लंग जो था इसको भाग्यशाली भविष्य का स्वामी कहा जाता है। एक युद्ध में उसकी एक टांग घायल हो गई, टेढ़ी हो गई थी, जिस वजह से वो लंगड़ाकर चलता था, इसलिए उसको तैमूर लंग कहा गया है। ठीक है तो तैमूर लंग जो था इसको कहा गया। तो तैमूर लंग जो था उसका जन्म 1336 में ट्रांस ऑक्सियान में हुआ था और वह तुर्कों की बरसाल नस्ल का था। उसके पिता अमीर तुर्गई और एक छोटी सी जागीर के स्वामी थे। 1369 ईस्वी में तैमूर ने अपने पिता की मृत्यु के बाद समरकंद की गद्दी पर उसने सत्ता हासिल की, यानी कि गद्दी पर वो बैठा। उसकी जो विजय थी वो सब धन लिप्सा थी, यानी कि भारत पर आक्रमण का उद्देश्य धन प्राप्ति करना था। 1398 मार्च में उसने समरकंद से भारत को और आक्रमण किया। ठीक है 11 दिसंबर 1398 को तैमूर दिल्ली पहुंचा। उस समय दिल्ली का शासन नसरुद्दीन महमूद था। बहुत ही बार पूछा था तैमूर का जो युद्ध होता है, तैमूर के समय वहाँ दिल्ली का राजा कौन था, बहुत बार पूछा जा चुका है और आगे ही पूछा जाएगा। नसरुद्दीन महमूद जो थे वो पराजित हो गए। उस समय उसके साथ एक और था मल्लू इकबाल, वो भी पराजित हो गया। तैमूर ने दिल्ली में कत्लेआम का आदेश दिया जो 15 दिन तक चलता रहा। 15 दिन तक ये कत्ल करते रहे। 1399 ईस्वी में इसने फिर फिरोजाबाद, मेरठ, हरिद्वार, कांगड़ा और जम्मू होते हुए वापस समरकंद को लौट गया, यानी कि हरिद्वार में इसने 1399 में हमला किया था। तैमूर ने बहुत बार पूछा आता है। फिर उसके बाद जिया रानी की कहानी आती है आपका। ठीक है बीरम देव अंतिम शासक, उसमें मारा गया था, ये कहानी आपने पढ़ी थी। तो ये सब आपका तैमूर उस समय जो युद्ध हुआ था वो नसरुद्दीन महमूद के समय में हुआ था। नसरुद्दीन महमूद जो था वो 1394 से 1412 तक था। ठीक है इसके बाद जब तैमूर वापस जाता है तो उस समय जो पंजाब का एक शासक होता है सूबेदार खिजर खां, उसको वो अपने जीते हुए प्रांतों को सौंप के चला जाता है। ठीक है तो इसी प्रकार से 1414 में सैयद वंश की स्थापना करता है खिजर खां। ठीक है खिजर खां के बारे में हम वहाँ पर और बात करेंगे। तो हालांकि 1412 में सुल्तान नसरुद्दीन की मृत्यु हो गई, लेकिन 1412 में अभी क्या है कि 2 साल कहाँ लगे, 2 साल लगे कि सरदारों ने सर्वसम्मति से दौलत खां लोधी को सुल्तान बनाया था, परंतु क्योंकि दौलत खां लोधी जो था उसको सर्वसम्मति से उन्होंने बनाया, तो खिजर खां ने दौलत खां लोधी को हराने के बाद 1414 में सैयद वंश की स्थापना की। तो हालांकि तुगलक वंश जो चला आपका वो 14 से 12 तक ही चला, मतलब 1412 तक ही चला। उसके बाद 1412 तक ये आपका अंतिम शासक था नसरुद्दीन महमूद। ठीक है तो ये अंतिम शासक था, इसने शासन किया। ठीक है नेक्स्ट वीडियो में हम खिजर खां का सैयद वंश पढ़ेंगे। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सैयद वंश से ज़्यादा क्वेश्चन आपने कभी सुने भी नहीं होंगे, तो सैयद वंश की ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हम उसको एक बार एक टॉपिक में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद लोधी वंश आएगा, तो दिल्ली सल्तनत यहीं तक ही है, फिर उसके बाद हम मुग़ल पढ़ेंगे। ठीक है तो
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इसमें कोई भी चीज़ समझ में ना आए या आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या आप मुझसे पूछ